सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मैरिको लिमिटेड के Q4 FY26 नतीजों को डिकोड करने वाले हैं और सच कहूं तो ये आंकड़े जबरदस्त है। कंपनी ने पिछले 14 सालों में अपनी सबसे बड़ी एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। ऐसे समय में जब पूरा FMCG सेक्टर भारी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, मैरिको का ये प्रदर्शन सिर्फ दिलचस्प नहीं है बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेटा की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले रिकॉर्ड हाईज और कोर ग्रोथ, फिर भारत का डोमेस्टिक ग्रोथ इंजन, उसके बाद ग्लोबल अचीवमेंट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फिर मार्जिन के विरोधाभास को नेविगेट करना और अंत में मैरिको की रणनीति और 2030 का विजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, रिकॉर्ड ऊंचाई और मुख्य विकास। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरे साल का रेवेन्यू 13,611 करोड़ रुपए। ये पिछले साल के मुकाबले 26% की भारी भरकम ग्रोथ है। पिछले 14 सालों में मैरिको ने इतनी तेज रफ्तार कभी नहीं देखी। इस लेवल की वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ साफ तौर पर यह साबित करती है कि इनका कोर बिजनेस और नई रणनीतियां एकदम सही दिशा में काम कर रही हैं। इस मोमेंटम का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ चौथी तिमाही यानी Q4 में ही रेवेन्यू में 22% का सीधा उछाल आया है। पिछले साल इसी समय ये 2,730 करोड़ रुपए था, जो अब छलांग लगाकर 3,333 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग बेहद मजबूत रही है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं भारत के घरेलू विकास इंजन पर, जो इस ग्रोथ का मुख्य पावर हाउस है। इंडिया बिजनेस रेवेन्यू में 21% का जो शानदार उछाल आया है, उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, पीएम किसान डिस्ट्रीब्यूशन और रबी की अच्छी फसल की वजह से रूरल डिमांड में धीरे धीरे सुधार हुआ है, और दूसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर है इनका डाइवर्सिफिकेशन। मैरिको अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। इनका फूड्स पोर्टफोलियो 1,000 करोड़ रुपए के एनुअल रन रेट को पार कर चुका है। साथ ही बियर्डो, जस्ट हर्ब्स और प्लिक्स जैसे डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स कमाल कर रहे हैं। और हाँ, 470C जैसे प्रीमियम स्नैकिंग ब्रांड्स ने तो इस ग्रोथ में एक नई जानी फूंक दी है। मैरिको के MD और CEO सौगत गुप्ता का ये कोट पूरी कहानी बयां कर देता है। वे टॉप लाइन और वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन के लक्ष्य को हासिल करने से बेहद खुश हैं। ये साबित करता है कि पारंपरिक हेयर ऑयल और कुकिंग ऑयल से आगे निकलकर प्रीमियम और डिजिटल बिजनेस पर फोकस करना उनके लिए एक बेहद फायदेमंद दांव साबित हुआ है। अब जरा भारत से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं वैश्विक सफलताओं और भू राजनीतिक तनाव की। यहाँ आंकड़े असल में बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट पेश करते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश में 35% की जबरदस्त ग्रोथ है, जो उनकी नई फ्रेंचाइजी के तेज विस्तार का नतीजा है। वियतनाम में भी 18% की शानदार वृद्धि हुई है। लेकिन ठीक इसी समय मीना यानी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। एक ही कंपनी लेकिन अलग अलग मार्केट्स में एकदम अलग नतीजे। अब इस 7% की गिरावट के पीछे का कारण क्या है? दरअसल खाड़ी क्षेत्र में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने बड़ा असर डाला है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्च में ग्लोबल ट्रेड रूट्स और शिपिंग लॉजिस्टिक्स बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे सप्लाई चेन में देरी हुई। यह हमें साफ तौर पर याद दिलाता है कि कोई कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ग्लोबल मार्केट्स में उसे बाहरी रिस्क और अनिश्चितताओं का सामना करना ही पड़ता है। चलिए अब चर्चा करते हैं मार्जिन विरोधाभास को नेविगेट करने की। ये एक बहुत ही ट्रिकी हिस्सा है। सोचिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़ रहा है लेकिन मार्जिन सिकुड़ रहा है। ये विरोधाभास कैसे पैदा हुआ? असल में ये कच्चे माल की कीमतों की रस्साकशी है। एक तरफ कोपरा यानी नारियल की कीमतों में लगभग 35% की गिरावट आई, जिससे कंपनी को बड़ी राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से कच्चे तेल और वनस्पति तेलों की कीमतें आसमान छूती रहीं। इस महंगाई ने नारियल से हुए फायदे को बैलेंस कर दिया और इसी वजह से चौथी तिमाही में ईबिडा मार्जिन थोड़ा सा कम होकर 15.63% पर आ गया। मार्केट एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट हमेशा इन्हीं डायनामिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। उनके लिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कि जब कच्चे माल की कीमतों में अचानक झटके आते हैं तो एक FMCG कंपनी उसे कैसे हैंडल करती है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बचाए रखती है। ये किसी भी कंपनी की असली परीक्षा होती है। पर यहाँ जो बात मैरिको को स्टैंड आउट बनाती है वो ये है कि मार्जिन प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपने ब्रांड में निवेश करना कम नहीं किया। इस साल उन्होंने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर पूरे 1300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पिछले साल से 15% ज्यादा है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये दिखाता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर और नए डिजिटल ब्रांड्स को स्थापित करने पर कितना फोकस कर रही है।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मैरिको की रणनीति और 2030 का विजन। अपनी ग्रोथ की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए कंपनी प्रोजेक्ट सेतु नाम से एक नया दांव खेल रही है। ये एक 3 साल की गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा सा फंडा यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को बदलो, बिचौलियों को कम करो और जनरल ट्रेड में अपनी डायरेक्ट रीच को 1.5 गुना तक बढ़ा दो। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों ही बाजारों के छोटे से छोटे स्टोर्स तक कंपनी की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के दम पर मैरिको ने अपने लिए बहुत ही अग्रेसिव माइलस्टोन सेट किए हैं। आज की 26% की रिकॉर्ड ग्रोथ तो बस एक शुरुआत है। उनका अगला टारगेट है FY27 तक 15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू मार्क को क्रॉस करना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस दशक के अंत तक यानी FY30 तक उनका विजन 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के रेवेन्यू तक पहुंचने का है। ये सच में एक बहुत बड़ा और भव्य विजन है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। मैरिको ने प्रीमियम डाइवर्सिफिकेशन और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स के जरिए एक शानदार रोडमैप तो तैयार कर लिया है, लेकिन क्या उनकी ये स्ट्रैटेजी आने वाले वक्त में ग्लोबल सप्लाई चेन के रिस्क और कमोडिटी मार्केट की महंगाई को मात दे पाएगी? क्या ये कंपनी वाकई अपने 20,000 करोड़ के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? ये देखना सचमुच बहुत रोमांचक होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।